नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो याद रखना है साथियों, हार नहीं मानना है, लगातार प्रयास करते रहना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप अगर फेसबुक पे हैं तो सिविल लक्ष्य एकेडमी बैकुंठपुर पेज को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ट्विटर में सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हम उपलब्ध हैं और यूट्यूब में तो आप हमको देख ही रहे हैं सिविल लक्ष्य एकेडमी चैनल पे, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो लगातार प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। कल मुझे पता चला साथियों कि दुख एक्चुअल में होता क्या है। दुख ऐसा, यानी एक दुख का नया कारण पता चला है। ठीक है, दुख का नया कारण क्या है आपको जान के हंसी आएगी जब आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो और लास्ट में आपको पता चले कि आपकी बैटरी जो है माइक की डिस्चार्ज हो गई थी और वॉइस रिकॉर्डिंग बीच से गायब हो गई है। ठीक है, तो जहां से गायब हुई तो वो वीडियो पूरा करीब 35 मिनट का वीडियो जो था वो वेस्ट हो गया, मतलब पूरी मेहनत पर पानी फिर गया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी पीडीएफ को के जरिए आज हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ नीति आयोग? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका सही जवाब है सेकंड। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नीति आयोग के इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है? दूसरा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा प्रथम स्थान पर है। शीर्ष पर कौन है? ओडिशा। नीति आयोग ने भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की समझ को बेहतर बनाने के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पहल विकसित की है। FHI विश्लेषण में 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं जो भारत की जीडीपी, जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व और समग्र राजकोषीय स्थिरता में उनके योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। ओडिशा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड और गुजरात का स्थान रहा। चूंकि राज्य लगभग 2/3 सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व का 1/3 के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका राजकोषीय प्रदर्शन देश की समग्र आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के डेटा का उपयोग करके समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक विकसित किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये नीति आयोग से संबंधित, है ना, जो उन्होंने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। उसमें छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ओडिशा टॉप पर रहा है, तो सेकंड नंबर पे हम रहे। ठीक है, आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। ठीक है, इसका काम अब देश के लिए, देश के विकास के लिए और भविष्य को देखकर क्या करना है, योजनाएं बनाना है या नीतियां बनाना है बोलना चाहिए। योजनाएं तो अब ये नहीं बनाता, योजनाएं सरकार बनाती है, नीतियां ये बनाता है। ठीक है, तो इसकी नीति ही है जो भी आप डॉक्यूमेंट सुनते हैं ना, विजन 2047 यानी 2047, है ना, या कोई और डॉक्यूमेंट आप देखते हैं जिसमें 2050 को लक्ष्य रखा गया है, 2060 को लक्ष्य रखा गया है, 2070 को लक्ष्य रखा गया है, तो वहां पे जब अगर लक्ष्य बता दिया या नीति कोई बता दी नीति आयोग ने, तो सरकार उसी में प्रयास करती है, उसी को फॉलो करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है। ठीक है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रयास या दूसरी चीजें। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, है ना, और नीति आयोग के बारे में और भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यानी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष अभी कौन है, सीईओ इसमें बनाए जाते हैं वो कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जानकारियां हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसको डिटेल से लिख सकते हैं। जिसका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा, हार्ट अब उसी को मिलेगा। लाइक, जो भी कमेंट पे लाइक आएगा वो मेरा ही आएगा। ठीक है, कमेंट बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि मैं आपके लिए कंटेंट, नेक्स्ट डे के लिए कंटेंट डेवलप करूं, है ना, और उस पर पूरा फोकस करूं कि कितना अच्छा मैं आपके लिए क्वेश्चन बना सकता हूं, छत्तीसगढ़ से कितने क्वेश्चन बना सकता हूं ये देखता हूं मैं। उसके बाद भारत के करंट अफेयर्स कौन कौन से बना सकता हूं, ये कोशिश रहती है मेरी। ठीक है,
और कमेंट के रिप्लाई इसलिए इस समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ, कमेंट की संख्या भी अब ज़्यादा है, आप लोगों के पास टारगेट भी है, कमेंट 100 कमेंट का टारगेट रहता है आपका, है ना। तो मैं लाइक तो जरूर कर सकता हूँ कमेंट को, और हार्ट उस कमेंट को मिलेगा, अब दिल मेरा उसी को मिलेगा जो अपने कमेंट के माध्यम से दिल जीत लेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, नीति आयोग के बारे में डिटेल में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के किस ब्रांड का अधिग्रहण कर लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवभोग, ठीक है। देवभोग हमारा ब्रांड था, लगातार घाटे में चल रहा था, ठीक है। 3 वर्ष से, कोविड के बाद से इसकी स्थिति काफी पतली हो गई थी, दूध की तरह दूध बनाता है ना भाई, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देवभोग बहुत अच्छा ब्रांड है दूध का, ठीक है। तो इसकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई थी, तो नेशनल डेयरी बोर्ड अब इसका अधिग्रहण करेगा, ठीक है। अधिग्रहण करेगा क्या, कर लिया है, ऑलरेडी अधिग्रहण कर लिया है, और अब इसके द्वारा वो देवभोग ब्रांड को खड़ा करेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है, आर्थिक स्थिति को सुधारने की पहल है। देवभोग का अधिग्रहण कर लिया गया है ना। देवभोग मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। ज्यादा क्षमता के प्लांट अब लगेंगे। नेशनल डेयरी बोर्ड 3 साल में 2500 नई समितियां बनाएगा और दूध को बेचेगा, ठीक है। नेशनल डेयरी बोर्ड ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के ब्रांड देवभोग का अधिग्रहण कर लिया है। 1 जनवरी से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। 1 अप्रैल से यहाँ के कर्मचारी बोर्ड के अधीन काम करने लगे हैं, ठीक है। कोरोना के बाद से खराब हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अधिग्रहण के साथ ही आने वाले 3 साल में 2500 नई समितियां बनाने का निर्णय लिया गया है। रायपुर और बिलासपुर स्थित प्लांट की क्षमता भी इसमें बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में बिलासपुर और रायपुर में देवभोग के संयंत्र हैं। रायपुर के संयंत्र की क्षमता 50,000 और बिलासपुर की क्षमता 30,000 लीटर दूध के प्रोसेसिंग की है। कोरोना के बाद देवभोग की आर्थिक स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। पिछले 3 साल में घाटे की स्थिति बनी हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल डेयरी बोर्ड के जरिए घाटे में चल रहे दुग्ध महासंघों की आर्थिक स्थिति जो है सुधारने की पहल की जा रही है, ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़े और किसानों को भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व झारखंड में दुग्ध संघों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई है। देवभोग के अधिग्रहण के संबंध में जनवरी में ही सहमति बन गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कई लोग बोलते हैं बच्चे कि हमको ये क्लियर नहीं दिखता है, तो बेटा रिजोल्यूशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर 240 पिक्सल में आप देखोगे वीडियो को रख के, तो आपका इंटरनेट तो बचेगा, लेकिन वीडियो की क्वालिटी बहुत कमजोर रहेगी, है ना, नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ये 4K PTZ कैमरा से बनाया जा रहा है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वीडियो की, लेकिन आपको अपने मोबाइल की क्वालिटी में, यानी मोबाइल में सेटिंग में जाके उसकी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। डाटा आपका ज़्यादा खर्च होगा और आपको वीडियो फिर क्लियर दिखेगा। आप 1000 पिक्सल पे भी इसको देख सकते हैं, 480, 560, 720 इस पिक्सल पे देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको वीडियो, ठीक है। तो इसके अलावा जो है CG करंट अफेयर्स चैनल है ना, इस पे जल्दी ही आपको मंथली वीडियो मिल जाएगा। मार्च का रिवीजन वीडियो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको रिकॉर्ड करके आपको कल उपलब्ध करा दूं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला खनिज राजस्व प्राप्ति में प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। खनिज राजस्व प्राप्ति में प्रथम स्थान पर, तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो जिला जो है खनिज राजस्व की प्राप्ति में प्रथम स्थान पर रहा है। दंतेवाड़ा के बाद कौन से जिले आते हैं, तो ये भी देख लेना है आपको। कोरबा जिला आता है दंतेवाड़ा के बाद, ठीक है। फिर रायगढ़ जिला आता है, ये जिले भी आते हैं, ठीक है। तो दंतेवाड़ा आप जानते हैं कि लौह अयस्क के उत्पादन में तो अग्रणी है ही। दंतेवाड़ा में इसके अलावा बैलाडीला में आपको क्या मिलता है, टिन, जो कि सामरिक महत्व का खनिज है, वहां पे मिलता है। तो इसलिए जो दंतेवाड़ा से जो खनिज राजस्व मिलता है वो कोयले उत्पादन वाले जो जिले हमारे, उनसे ज्यादा राजस्व वहां से मिलता है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा को आपको विशेष रूप से याद रखना है। यहाँ से क्या मिल रहा है, खनिज राजस्व सर्वाधिक मिल रहा है, और खनिज राजस्व प्राप्ति के मामले में दंतेवाड़ा राज्य का प्रथम जिला। कुदरगढ़ महोत्सव, कुदरगढ़ महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? आप लोगों में से बहुत से लोग उस जिले के होंगे, सूरजपुर के होंगे, तो बिल्कुल अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और जय माँ कुदरगढ़ी ये भी लिखिए, है ना। पिछले वर्ष ही मैं कुदरगढ़ गया था। इस वर्ष माता ने बोला है कि इस वर्ष तुम पूजा करो अपने कर्म की, ठीक है। तो इस वर्ष वीडियो बनाने की मोटिवेशन मुझे माता ने दी है, तो लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जय माँ कुदरगढ़ी।
और कुदरगढ़ जो महोत्सव आयोजित हुआ, ये 3 दिन का महोत्सव था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस महोत्सव में जो पूजा आराधना हुई वो सबसे पहले माता कुदरगढ़ी माँ बागेश्वरी माता की जो मूर्ति है उसकी ही पूजा हुई, ठीक है। माँ बागेश्वरी धाम कहलाता है कुदरगढ़, आपको पता हो। और ये किस पर्वत पे है, तो सीता लेखनी की पहाड़ी पर स्थित है, ये भी आपको जानकारी रखना है। 3 दिन का महोत्सव हुआ कुदरगढ़ महोत्सव, ये भी जानकारी आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो सूरजपुर चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माँ बागेश्वरी धाम में 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव बुधवार को शानदार शुभारंभ हुआ, ठीक है, बुधवार से शुक्रवार तक, ठीक है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को इसका समापन हो गया। आयोजन की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने माँ बागेश्वरी कुदरगोड़ी माता की विधिवत पूजा अर्चना के साथ। ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इसमें फॉलोअर आप बढ़ा रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं हमसे, ठीक है। लगातार जुड़ते रहिए और जैसे ही समय मिलेगा, परिस्थितियां बनेंगी, नए जो आपके शॉर्ट्स हैं वहां पे उपलब्ध होंगे, आपके इंटरेस्ट के शॉर्ट्स उपलब्ध होंगे। अच्छा, इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। कई ऐसी खबरें होती हैं जो हमको नहीं पता चलती, ठीक है, जो आपको पता चलती हैं, आपके जिले विशेष की खबरें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके किसी जिले विशेष में कोई ऐसी घटना हुई जो यानी जिसको राज्य स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो पहचान नहीं मिल पाई, वो लोकल न्यूज बनकर रह गई। तो ऐसी किसी खबर को आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए भोरमदेव शक्कर कारखाने में स्ट्राइक हो गई, अब ये खबर सरकार भी नहीं चाहेगी बाहर आए, और लोकल न्यूज़पेपर इसको कवर करते हैं, ठीक है। अब आप उस जिले के हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ, इस समय ये घटना यहाँ पे हुई है। मान लीजिए कोई स्थानीय डैम है जिसके फूटने की वजह से किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई, लेकिन उसको भी कवर अप कर दिया गया, राज्य के मीडिया एजेंसी तक वो बात नहीं पहुंची या राज्य तक वो बात नहीं पहुंचाई गई। तो ऐसी कई खबरें होती हैं जो जिले विशेष की होती हैं, लेकिन उनका महत्व होता है, उससे हमको नई जानकारी प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई स्थानीय नदी है, उसमें बाढ़ आई हुई है, या कोई स्थानीय नदी है जिसमें किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, तो उस नदी की जानकारी हमको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हम कवर कर पाएंगे। कोई स्थानीय मंदिर है ना, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि पिछले ही साल के पीएससी में पूछा था चांग देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। उससे पहले चांग देवी की मेंशन बहुत ही कम किताबों में, गिनी चुनी किताबों में था, है ना। और जब चांग देवी मंदिर को सीजीपीएससी ने पूछ लिया, तब से चांग देवी का मंदिर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, ठीक है। तब से हम जानने लगे कि हाँ, चांग देवी का मंदिर जो है एमसीबी जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके के कई मंदिर, कई धाम, कई ऐसी जगह स्थान हैं जो आपके आसपास हैं, कई जलप्रपात ऐसे हैं, फॉल हैं जो आपके आसपास हैं, जिसकी जानकारी आपके जिले में तो है लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो उन जिलों को आप मेरे को बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हो, उस खबर को न्यूज कटिंग के साथ व्हाट्सअप कर दीजिए, उसको मैं इन क्वेश्चंस में स्थान दूंगा। और ये पूरी जो ये स्थान देने के बाद मुझे इतना विश्वास है कि 10-12 हज़ार लोगों तक अगर वो वीडियो के जरिए पहुंचेगा वो क्वेश्चन, तो उसको राज्य स्तर पर पहचान भी मिलेगी और इन फ्यूचर क्वेश्चन भी बन सकता है। मान लीजिए उसी राज्य का कोई व्यक्ति आपका एग्जाम सेटर है, सब जगह तो मनुष्य ही बैठे हैं ना, उसको लगा कि यार ये तो मेरे जिले का है, मेरे क्षेत्र का है, तो इससे क्वेश्चन बना दिया जाए तो बन सकता है क्वेश्चन, इसमें भी कोई दोहराए नहीं। आगे चलते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर 2025 को मैच कहां होगा? ये भी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव या सूरजपुर? तो इसका सही जवाब है रायपुर। हमारे यहाँ एक ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में है जिसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ है? रायपुर में है, परसदा रायपुर में। तो इसको याद रखना है। यहीं पे क्या होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। पता नहीं आईपीएल के मैच यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन होने चाहिए, है ना। आईपीएल के भी मैच को देना चाहिए यहाँ पे। हमारे यहाँ के लोग भी तो देखना पसंद करते हैं क्रिकेट, है ना। और लगातार जैसे ही आप अंतर्राष्ट्रीय मैच कराएंगे तो वहाँ पे भीड़ होगी, वैसे ही आईपीएल वगैरह होगा तो उसमें भी भीड़ होगी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं, खिलाड़ी हैं, वो भी जुड़ पाएंगे क्रिकेट से। बस क्रिकेट में मेरे को एक बात पसंद नहीं है, आईपीएल में भी वही बात पसंद नहीं है कि आईपीएल में जो टीम बना और जो ड्रीम 11 और आपके बाकी जितने ऐप हैं, ये सब जो टीम बनाने वाला खेल है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है। और ये मुझे इनडायरेक्टली मतलब एक बैड हैबिट जनरेट करने जैसा ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी ये ऐप हैं उनका प्रमोशन जो बहुत ज्यादा होता है क्रिकेट में, वही बस अच्छी चीजें नहीं लगती मुझे। कंचनजंगा पर्वत संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना।
कर्नल सरफराज सिंह। कर्नल सरफराज सिंह जो है इसका सही जवाब है। ये नेतृत्व कर रहे हैं कंचनजंगा पर्वत पर संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, और जिसमें भारत के भारतीय सेना के 12 जवान हैं और पर्वतारोही हैं, और 6 नेपाली सेना के पर्वतारोही शामिल हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। स्टार्टअप महाकुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल ने इसका शुभारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की, बहुत कड़वी बात की। ठीक है, और बहुत लोगों को तकलीफ हुई इस बात से। ठीक है, कि यानी हमारे मंत्री ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अब दोनों तरफ की बात अगर देखी जाए तो सबसे पहले हमारे मंत्री ने बोला क्या, तो इस महाकुंभ में ये गए स्टार्टअप महाकुंभ में, और वहां पे उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई आपको यानी स्टार्टअप जो बना रहे हैं आप, तो उसको बेचने वाला स्टार्टअप मत बनाइए। कल मैं जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें भी यही बात मैं बोल रहा था कि यहाँ पे स्टार्टअप का जो अर्थ है ना उसको अनर्थ बना दिया गया है। कोई गुपचुप का ठेला खोल रहा है उसको स्टार्टअप मान रहा है। ठीक है, कोई दुकान छोटी सी खोल रहा है उसको स्टार्टअप मान रहा है। अरे भाई ठेला लगा रहे हो तो वो ठेला ही है। ठीक है, और आप पकोड़े बेच रहे हो तो वो पकोड़े की दुकान ही है। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, होटल खोल रहे हो तो वो होटल ही है, वो स्टार्टअप नहीं कहो उसको, उसकी परिभाषा को बदलो मत। स्टार्टअप एक्चुअल में आपने कोई ऐसी सर्विस को इजाद किया, ठीक है, जिसके माध्यम से लोगों की मदद हो पा रही है, जो नया है, कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग कर रहे हैं, कोई वैज्ञानिक किसी चीज का आपने पेटेंट करवाया उसको। जैसे कि आजकल यूट्यूब पे भी स्टार्टअप चल रहे हैं बहुत सारे। जैसे कि अगर मैं ही बोल दूं कि मेरा चैनल जो है स्टार्टअप है, अरे नहीं है भाई, ये एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ। तो मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर बोले कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टार्टअप है। अरे भाई आप पढ़ा रहे हो, आप नॉर्मल सा काम कर रहे हो। स्टार्टअप आपको बोलना चाहिए हाँ स्पेस रिसर्च में आप कुछ कर रहे हो आगे। ठीक है, आप सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हो, आप कंप्यूटर बना रहे हो, आप ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो जिसकी टेक्नोलॉजी एकदम अलग है, जिसका दिखावा एकदम अलग। जैसे कि मैं इस बात को मानूं, टिकटॉक जो आया था वो एक स्टार्टअप था। ठीक है, हाइक जो प्लेटफॉर्म आया था वो एक स्टार्टअप था, व्हाट्सअप एक स्टार्टअप है, फेसबुक एक स्टार्टअप है। ये सारी कंपनियां एक स्टार्टअप थी शुरू में, और ये फिर आगे चल के डेवलप हुई और मल्टीनेशनल कंपनियां बन गई। ठीक है, तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बनते हैं उसको स्टार्टअप कहना ठीक है। मान लीजिए रोबोटिक्स में आपने कुछ ऐसा किया, ठीक है, एक ऐसा विंडो बना दिया रोबोटिक्स में कि जिसके माध्यम से जो रोबोट हैं वो क्या कर सकते हैं, इंसानों की भाषा को समझ सकते हैं और उसे अकॉर्डिंग इंसानों के फेवर में काम कर सकते हैं। ऐसा कोई डिफेंस मैकेनिज्म बना दिया जिससे कि अगर रोबोट मिस फंक्शन होता है तो वो क्या किस में चले जाए, ऑटो स्विच ऑफ मोड में चले जाए। जैसे कि रोबोटिक्स के 2 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो रोबोट को किसी भी कंडीशन में इंसान की जान नहीं लेना है, उस पर हमला नहीं करना है, पहला सिद्धांत है। और दूसरा कि पहले सिद्धांत को किसी भी कंडीशन में नहीं वो करना है, तोड़ना नहीं। चाहे भले ही रोबोट खुद डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन उसको किसी इंसान पे हमला नहीं करना है। ऐसा ये सिद्धांत दिया था जिन्होंने रोबोटिक्स के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो इस तरीके के सिद्धांतों को प्रूफ करने वाली चीजें बना दीजिए। ठीक है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए, ऐसी गाड़ी बना दीजिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। कोई नई टाइप की टेक्नोलॉजी बना दीजिए, 2 मिनट में गाड़ी पूरी चार्ज हो जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऐसा चार्जर बना दीजिए। ये सारी टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी, स्टार्टअप कहलाएगी, उसको स्टार्टअप कहा जाएगा। ये नहीं कि आपने, जैसे कि मंत्री साहब ने भी यही कहा कि आप क्या कर रहे हो, सामान को ऑनलाइन ले जाके बेच रहे हो। तो एक्चुअल में आपने स्टोर को ऑनलाइन ले गए, और सभी लोग यही कर रहे हैं कि 10 मिनट में फूड डिलीवरी कर रहे हो, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी कर रहे हो। ठीक है, इसके काउंटर आर्गुमेंट क्या है, भारत में किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में घुसना बड़ा कठिन है। ठीक है, उसको इतने ज्यादा लाइसेंस से गुजरना पड़ता है कि वो लाइसेंस लेते लेते ही वो अपनी इनोवेशन भूल जाता है। लाइसेंस लेते लेते ही उसकी जमा पूंजी समाप्त हो जाती है, वो मटेरियल ही नहीं खरीद पाता कि वो क्या कर सके, प्रोडक्शन कर पाए। तो ये काउंटर जो कह सकते हैं किया गया मंत्री को, वो भी एकदम सही है, एकदम जायज बात। आप बोल तो रहे हो कि ये इनोवेशन नहीं है, ये स्टार्टअप नहीं है, लेकिन स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप फ्रेंडली माहौल भी हमारे पास नहीं है भारत में। जैसा माहौल अमेरिका चाइना में है कि वहां पे स्टार्टअप्स को सरकार आगे बढ़ाती है,
ठीक है, उनको गोद ले लेती कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे क्या है, तुम कर कैसे लोगे, देखते हैं कैसे करते हो, ये वाला सोच है ना। यहाँ निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। भारत में लोगों को रोकने वाले बहुत लोग हैं, और ये रोकने वाले हम आपस के ही लोग हैं। हम लोग ही एक दूसरे के टांग खींचते हैं, और इवन गवर्नमेंट इसमें सबसे ज्यादा टांग खींचती है। ये कर, वो टैक्स, ये लाइसेंस, वो परमिट, आपने तो उसको उत्पादन करने से पहले ही उसको क्या कर दिया, उसका हौसला ही तोड़ दिया। इसीलिए जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट माइंड होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं विदेश, और वहां जाके कंपनी खोलते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पीयूष गोयल साहब को भी ये सोचना चाहिए कि दोनों ही तरफ की चीजें हों। अगर आप कुछ सजेशन दे रहे हो तो उस सजेशन को अप्लाई करने का माहौल भी तो बनाओ, है ना। आपने बहुत सारे कानून कम किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया अगर आपको क्रिएट करना है, इसको सक्सेसफुल करना है, मेक इन इंडिया करना है, तो इसके लिए और भी पद्धतियों को बदलना पड़ेगा, लोकल लेवल पे बदलना पड़ेगा। जो कहते हैं कि नगर निगम में जो बहुत सारे लाइसेंस मिलते हैं, नगर निगम के स्तर पे बदलना पड़ेगा, ठीक है। नगर निगम वाले ही वो भूमि का परमिट नहीं देते भैया, बहुत घुमाते हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, ठीक है, अति में। तो वो स्थिति है, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ये विचारणीय तथ्य है। अभी लोग, जब इन्होंने अपनी बात रखी तो लोग भी अपनी बात इन तक पहुंचा रहे हैं, इनको रीट्वीट करके ये बातें बता रहे हैं कि आप बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन बेचना ही सबसे आसान है, दूसरे से खरीदो और यहाँ बेचो। दुकानदारी ही भारत में सबसे आसान है, तो इसलिए सब स्टार्टअप भी उसी लाइन पे चले हुए हैं। आप दूसरी चीजें आसान बनाइए, लोग उस लाइन पे भी चलेंगे। तो 500 लाइक आपसे डिमांड है कि इसको पूरा करें जल्द से जल्द। 24 घंटे के अंदर 500 लाइक चाहिए। देखिए पिछले वीडियो में नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले वाले वीडियो में बहुत ज्यादा लाइक आप लोगों ने दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। और एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, ये कहने पर बार बार मजबूर कीजिए। 500 लाइक 24 घंटे के अंदर प्रदान करने की कोशिश कीजिए, फिर इस 500 को हम 1000 में बदल देंगे, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि नहीं ग्रोथ हुआ, थोड़ा सा पिछला टारगेट पूरा हुआ, तो नए टारगेट की ओर अपन जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे खेल हमारा और आपका जो है ना मिल के है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक टीम है, और उस आधार पे हम अपने टारगेट बदलेंगे। जब आप उधर से मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं इधर से आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ अपनी तरफ से, जब दोनों का सपोर्ट मिलेगा तो ये चैनल भी ग्रो करेगा और कंटेंट भी ग्रो करेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो जितना ज्यादा चैनल ग्रो करेगा, उतना ज्यादा हमारा कंटेंट भी ग्रो करेगा, और उतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिलेंगे। आप बहुत सी डिमांड रखते हो कि क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन, जो एक्सप्लेनेशन है उसका इंग्लिश में हो जाए, जो बाकी चीजें हैं वो हो जाएं। आपको एडीओ का भी वीडियो चाहिए, आपको जो हमारा अभी कह सकते हैं आबकारी आरक्षक की पोस्ट आई है उसका भी वीडियो चाहिए। कई लोग बहुत सारी डिमांड रखते हैं ना, हाँ जीके के क्वेश्चन चाहिए, सीजीजीके के क्वेश्चन चाहिए, ऐसी डिमांड भी आती है, ठीक है। आप लोग ही कमेंट में देखेंगे तो बहुत सारे आपके दिल में भी होगा सर ये भी कवर करवा दें, वो भी कवर करवा दें। वो सब कुछ हो सकता है अगर आपका सपोर्ट लगातार मुझ पर तक बना रहा, ठीक है। कई लोगों को इस बात पे भी चिढ़ होती है कि मैं बार बार ये चीज क्यों बोलता हूँ। देखिए जब तक मैं बोलूंगा नहीं आप तक वो बात पहुंचेगी नहीं, ठीक है। बोलना जरूरी है ना, तब तो मेरी मंशा आपको पता चलेगी, और आपकी जो मंशा है मुझे लगातार पता चल रही है, उसको फुलफिल करने के लिए आपका सपोर्ट अनिवार्य है, और इस सपोर्ट को लगातार बनाकर रखें। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग, जीआई टैग जिसको बोलते हैं, प्रदान किया गया है? बनारसी साड़ी, कुंभकोणम बेटल लीफ, कांचीपुरम सिल्क, या नागपुर ऑरेंज? इसका सही जवाब है कुंभकोणम बेटल लीफ, ठीक है। इसको याद रखिएगा कुंभकोणम बेटल लीफ को, ठीक है। आगे देखते हैं कुंभकोणम बेटल लीफ जो है हाल ही में और थोवलाई मनिका मलाई को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। कुंभकोणम पान के पत्तों की खेती कावेरी डेल्टा क्षेत्र में की जाती है, विशेष रूप से तंजावुर और तिरुवल्लुर जिलों में, और तिरुवयारू, पापनासम और इन स्थानों में और ब्लॉकों में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हाल ही में IMF प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, एन चंद्रशेखर, या विजय शेखर शर्मा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन को, ठीक है। एन चंद्रशेखरन कौन है? ये टाटा सेंस के चेयरमैन है, यानी टाटा की जो पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी जिसके अंतर्गत बाकी सारी कंपनियां आती हैं,
उसके चेयरमैन है ये, और उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा के नेतृत्व में यह परिषद वैश्विक स्तर पर नवाचार, उद्यमिता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसको याद रखना है। ये वो व्यक्ति हैं जो रतन टाटा के बाद सबसे पावरफुल हैं टाटा ग्रुप में। टाटा ग्रुप को आगे ले जाना, टाटा ग्रुप को और उन्नति तक ले जाना इन्हीं का काम है। ठीक है, अब टाटा कैसा प्रदर्शन करेगा पूरी तरीके से एन चंद्रशेखर पर डिपेंड करेगा। टाटा जो थे, रतन टाटा, इससे पहले साइरस मिस्त्री पर उन्होंने भरोसा किया था। हालांकि साइरस मिस्त्री और रतन टाटा इस समय दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, और कहना चाहिए कि बहुत ही दोनों ही होनहार लोग थे। रतन टाटा तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, और भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, अभी भी नहीं मिला, मरणोपरांत मिलना चाहिए कम से कम। ये हर कोई ये चाहता था। रतन टाटा ने उसका हमेशा खंडन किया, उनका ऐसा कोई मंशा नहीं था, लेकिन बिल्कुल वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? माइकल डी पात्रा, NS विश्वनाथन, BP कानूनगो या SS मुंद्रा। ठीक है, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। ठीक है, इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है, और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना, और वीडियो को शेयर करना है अपने ऐसे दोस्तों तक जिनको सच में करंट अफेयर्स के लिए रिलायबल सोर्स की जरूरत है, कंटिन्यूअस सोर्स की जरूरत है। उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारा ग्रोथ होगा और उतनी ज्यादा सुविधाएं हम आगे प्रदान कर पाएंगे। अब देखेंगे हम लोग रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भूपेन्द्र सवन्नी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ GST वृद्धि में देश में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र योजना अब किस नाम से जानी जाएगी? तो इसका सही जवाब है पंडित दीनदयाल के नाम से जानी जाएगी। माटी तिहार किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर संभाग में मनाया जाता है। इंजरम गांव किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सुकमा जिले में स्थित है। अमेरिका ने भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो 26% टैरिफ लगाया, टोटल 27 हो जाता है। कई न्यूज आउटलेट्स ने 27% टैरिफ बताया, क्योंकि 1% पहले से भी था शायद। देश में कितने जिले अब नक्सल प्रभावित हैं? तो 6 जिले हैं। ठीक है, हाल ही में इसरो के किस उपग्रह ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? तो कार्टोसैट 3 ने ली हैं। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है बैंकॉक, थाईलैंड में किया जा रहा है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड का जो वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ? कि 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित हुआ। अब ये राज्यसभा से पारित होकर कानून बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर रात 2, ढाई, 3 बजे तक भी चर्चा हुई। तो वक्फ बोर्ड जो कानून है अब बन चुका है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। कानून यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद बनेगा, हाँ, लेकिन बनने की राह पर है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो चुका है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।